मासी और लीशा के आने से घर में रौनक सी आ गई थी। दोपहर में वो सब साथ में लंच कर रहे थे तो मासी पूछने लगी, अच्छा सुमी, लड़के वालों के बारे में कुछ बताना। सुवर्णा जी बोली, लड़के वाले कनाडा रहते हैं। दरअसल सिम्मी के पापा और आकाश के पापा कॉलेज के जमाने से दोस्त हैं। सिम्मी के पापा ने पुलिस लाइन को चुना, जबकि धीरेन्द्र भाई साहब ने विदेश जाकर नौकरी की। फिर धीरे धीरे उन्होंने वहीं अपना बिजनेस खोल लिया। दोनों बाप बेटे मिलकर बिजनेस चलाते हैं। मासी लंच करते हुए बोली, अच्छा, वैसे उन्हें कनाडा में कोई लड़की नहीं मिली? सुवर्णा जी बताने लगी, उन्हें अपने देश में आकर शादी करनी थी, इसलिए इंडिया आकर लड़की तलाश रहे थे। एक जगह लड़की देखी भी थी, लेकिन बात नहीं बनी। फिर उन्होंने सिम्मी का हाथ मांगा तो हम मना नहीं कर पाए। तभी लीशा बोल पड़ी, मासी आपको नहीं लगता कि आप सिम्मी की शादी जल्दी करवा रहे हो? अभी उम्र ही क्या है इसकी, मुझसे भी छोटी है ये, ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं हुआ इसका। सुवर्णा जी खिसियाते हुए बोली, नहीं इतनी भी छोटी नहीं है, 22 साल तो हो ही गए हैं इसे, फिर अच्छे रिश्ते कहाँ मिलते हैं? अपनी ही माँ को देख लो, इसे अच्छा रिश्ता मिला तो इसने भी जल्दी शादी की ना, मुझसे पहले इसकी शादी हो गई थी। तभी सिम्मी बोली, अच्छा हो, मॉम ने मुझे कई बार बताया कि उनकी शादी देर से हुई, लेकिन कभी रीजन नहीं बताया। आप बताइए ना मासी, क्या रीजन था? मासी मुस्कुराकर सुवर्णा जी की ओर देखने लगी और बोली, चलो आज इस रात से भी पर्दा उठा देते हैं। हुआ क्या था, जब दीदी 20 साल की थी, इनके लिए विदेश से एक रिश्ता आया था। दीदी जब उस लड़के से मिली तो इन्हें वो लड़का पसंद नहीं आया। इनका मानना था कि वो लड़का सामान्य मर्दों जैसा नहीं है, उसका हंसी मजाक करना इन्हें अखरता था। बस इसी वजह से इन्होंने शादी से मना कर दिया। सुवर्णा जी मुंह बनाते हुए बोली, ऐसा भी क्या हंसी मजाक, 24 घंटे खीखी अच्छा लगता है क्या? आदमी को आदमी जैसा ही होना चाहिए, रौबीला, गंभीर और कम बोलने वाला, ना कि जोकर जैसा। मासी तुनिकते हुए बोली, ओह हेलो, वो जोकर अब मेरा पति है। मासी की बात सुनकर सिम्मी और लीशा चौंक गए। सिम्मी बोली, सच में? मासी बोली, और क्या, दी ने शादी से मना कर दिया तो घरवालों ने इनकी जगह मेरी शादी कर दी। अच्छे घर का रिश्ता था इसलिए वो जाने नहीं देना चाहते थे, सो एक बेटी की जगह दूसरी बेटी को ब्याह दिया। लीशा बोली, फिर सुमी मासी की शादी कैसे हुई? सुवर्णा जी बोली, सुजाता शादी के बाद अमेरिका चली गई और मैं अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई। इसी बीच सिम्मी के पापा का रिश्ता आया। वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे मैंने कल्पना में उनके बारे में सोचा था। वो मुझे एक नज़र में ही भा गए और मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। लीशा मुस्कुराते हुए बोली, सो क्यूट मासी, आपकी शादी भी किसी लव स्टोरी से कम नहीं है। सुवर्णा जी लज्जा मिश्रित मुस्कान लिए मुस्कुरा रही थी तो सिम्मी सुजाता जी से पूछने लगी, और आपका क्या हुआ मासी, आप अपने हस्बैंड के साथ खुश थी? मासी बोली, खुश? अरे बहुत खुश, हंसते खेलते कब हमारे 2 बच्चे हो गए, हमें भी पता नहीं चला। शादी के साल भर में ही बेटा हुआ और अगले साल बेटी, 2 साल में 2 बच्चे। तुम्हारी माँ की तरह नहीं, 5 साल तो शर्माने में ही गुजार दिए। सुजाता जी की बात सुनकर सिम्मी और लीशा जोर जोर से हंसने लगे तो सुवर्णा जी बोली, क्या सुजाता, बच्चों के सामने कुछ भी बोलती है? मासी बोली, बच्चे नहीं है, बड़े हो गए हैं, सास बनने वाली है तू, मैं तो बल्कि बन भी चुकी हूँ। तभी सिम्मी बोली, अरे हाँ, भाई भाभी क्यों नहीं आए? मासी बोली, उन दोनों का अभी हनीमून पीरियड चल रहा है, लगे रहने दो उन्हें, मुझे भी दादी बनने की जल्दी है। ये कहते हुए उन्होंने आंख मार दी। सुवर्णा जी उनके कान खींचते हुए बोली, बड़ी बेशर्म हो गई है तू तो, दादी बनने की उम्र में ऐसी ऐसी बातें कर रही है। मासी बोली, तो क्या तुम्हारी तरह अब भी शर्माती रहूं अपने राज अधिराज से? उनकी बात सुनकर फिर से सिम्मी और लीशा हंसने लगे। फिर लंच करके वो चारों गप्पों में लग गए। मासी ने पूछा, अच्छा सुमी, शादी की शॉपिंग हो गई या नहीं? सुवर्णा जी बोली, हाँ बहुत हद तक। सिम्मी का कहीं जाने का मन नहीं था तो डिजाइनर को घर ही बुला लिया था, इसके कपड़े वही डिजाइन कर रही है। सुनार को भी घर बुलाकर गहनों के ऑर्डर दे रखे हैं, बाकी लेन देन के कपड़े भी घर ही आ जाएंगे। लीशा पूछने लगी, और सिम्मी का सामान, इसका मेकअप, फुटवियर, बैंगल्स और भी तो कई चीजें हैं जो लेनी पड़ती है। सुवर्णा जी ने झूठ बोल दिया, वो सब सिम्मी ऑनलाइन मंगवा लेगी, इसे शॉपिंग पर जाकर थकान हो जाती है ना, इसलिए कम ही जाती है। तभी मासी बोली, फिक्र मत करो, हम है ना, मिलकर शॉपिंग करेंगे। यहाँ मॉल वगैरह तो होंगे ही ना, सारी शॉपिंग वहीं से हो जाएगी। सुवर्णा जी सोचने लगी कि बाहर शॉपिंग पर जाना खतरे से खाली नहीं है, संभावना थी कि सिम्मी चकमा देकर भाग सकती है। वो मासी को टालते हुए बोली, छोड़ना, क्या धूप में तपना, तेरी भी उम्र हो गई है, क्यों भागदौड़ कर रही है? मासी बोली, ओ हेलो, तुझसे छोटी हूं मैं, लोग आज भी मुझे सिंगल समझते हैं, बड़ी आई मेरी उम्र बताने वाली। वैसे भी बिना शॉपिंग के कोई शादी कंप्लीट नहीं होती, तो हम शॉपिंग पर जाएंगे और जरूर जाएंगे, क्यों सिम्मी? सिम्मी अपनी माँ का मुंह देखने लगी तो सुवर्णा जी अचकाचाई हुई सी बोली, ठीक है, मैं शाम को सिम्मी के पापा से बात करके बताती हूँ। मासी सिम्मी को इशारा करते हुए बोली, देखा, अब भी नहीं बदली ये,
आज भी वैसी ही है जैसी नई नवेली दुल्हन होती है। मैं उनसे पूछकर बताती हूँ। मासी सुवर्णा जी की नकल करते हुए बोली। बदले में सुवर्णा जी ने हल्के से चपत मार दी। यहाँ दोनों बहनों की मजाक मस्ती चल रही थी, वहीं लीशा और सिम्मी एक दूसरे को इशारा कर रहे थे। उन्होंने मन ही मन प्लान कर लिया था कि शॉपिंग के बहाने भागने की कोशिश की जाएगी। राहुल और प्रिया आजकल कॉलेज में बड़े उदास से रहते थे। ब्रेक में प्रिया राहुल से पूछने लगी, ओए, सिम्मी के बारे में कुछ पता चला? राहुल भी खींचता हुआ बोला, कहाँ पता लगा यार, बहुत टाइम से उससे बात नहीं हुई। एक बार वीर के फोन से उसने कॉल किया था, उस दिन भी ढंग से बात नहीं हुई। कुछ पूछता उससे पहले ही फोन कट गया था, तब से दोबारा बात भी नहीं हुई। प्रिया उदास बैठी हुई बोली, कब सब कुछ सॉल्व होगा? अब तो सिम्मी की शादी भी होने वाली होगी। तेरे केस का क्या चल रहा है? तू अब इनोसेंट साबित होगा? राहुल बोला, अभी कहाँ यार, अभी तो बस शुरुआत है। ले देकर एक दिन ही कोर्ट की सुनवाई हुई, उस दिन भी सिम्मी के पापा की तबीयत खराब हो गई। अब सिम्मी की शादी के बाद ही सुनवाई है। प्रिया चौंकते हुए पूछने लगी, अधिराज अंकल की तबीयत खराब हो गई, कैसे? राहुल अफसोस करते हुए बोला, अब क्या बताऊं यार, कोर्ट में वकील ने बोल दिया कि सिम्मी और मेरा अफेयर चल रहा है। बस इतना सुनते ही अंकल जी की तबीयत खराब हो गई और उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। उनकी तबीयत देखकर वीर और बिगड़ गया मुझ पर, धक्का मुक्की भी हुई उससे। प्रिया माथा पकड़ते हुए बोली, हो गया बेड़ा गर्क। अब तक वीर के मन में तेरे लिए थोड़ी बहुत सिंपैथी जो रही होगी, वो भी निकल गई होगी। अब तो वो तुझे सिम्मी के आसपास भी नहीं फटकने देगा। राहुल बोला, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सीधा सिम्मी के घर जाकर उसे भगा लाऊं क्या? प्रिया बोली, हाँ जाकर देख, तेरे पीछे कुत्ते ना छोड़े उन्होंने तो, याद रखेगा जिंदगी भर। दोनों बैठे हुए सोच में डूबे थे कि तभी किसी की आवाज आई, हेलो गायस। राहुल और प्रिया ने नजर उठाकर देखा तो नील सामने था। नील को देखकर प्रिया का दिल बिल्लियों की तरह उछलने लगा। वो एकदम खुश होते हुए बोली, नील सर। नील ने पूछा, क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? प्रिया बोली, कुछ नहीं सर, ऐसे ही पढ़ाई की टेंशन है। नील बोला, ओह अच्छा, वैसे तुम्हारी दोस्त सिम्मी कहीं दिखाई नहीं दे रही। राहुल ने झूठ बोल दिया, सिम्मी आजकल छुट्टी पर है। तभी प्रिया पूछने लगी, अच्छा सर आप गांव क्यों गए थे, सब ठीक तो है ना वहां? नील बोला, हाँ सब ठीक है, कुछ जरूरी काम था इसलिए अचानक जाना पड़ा। तभी किसी ने नील को आवाज दी तो वो बोला, अच्छा मैं चलता हूँ, तुम लोग भी लेक्चर अटेंड करने जाओ। ये कहकर नील चला गया। उसके जाने के बाद प्रिया प्यार भरी नजरों से उसे देखे जा रही थी तो राहुल बोला, आंखों से ही निगल जाएगी क्या उसे? प्रिया उसे दुपट्टे हुए बोली, चुप कर। फिर राहुल रहस्यमय तरीके से बोला, वैसे तूने एक चीज नोटिस की, नील की रिंग फिंगर में अंगूठी है। प्रिया चौंकते हुए बोली, सच में? राहुल बोला, हाँ। क्यों, तूने नहीं देखा क्या? कहीं वो गांव शादी करने तो नहीं गए थे? प्रिया गुस्से में बोली, शुभ शुभ बोल, अभी उनकी उम्र ही क्या है, वैसे ही कोई ग्रह नक्षत्र वाली अंगूठी होगी। राहुल कंधे उचकाते हुए बोला, वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी रिंग फिंगर में एक सोने की अंगूठी जरूर है। वो प्रिया को बता ही रहा था कि उसके एक दोस्त ने उसे आवाज दी और वो उठकर चला गया। उसके जाने के बाद प्रिया संशय से भर उठी कि कहीं राहुल की बात सच तो नहीं, कहीं सच में नील सर शादी करके तो नहीं आ गए। दूसरी ओर शाम को अधिराज जी घर पर आए तो वो सुजाता और लीशा से मिलकर काफी खुश हुए। सुजाता जी और लीशा जी बड़े गौर से उनकी दिनचर्या देख रहे थे। अधिराज जी ड्यूटी से लौटकर सोफे पर कुछ देर सुस्ताते, सुवर्णा जी उनके लिए पानी लेकर आती, उनका बैग लेकर कमरे में रखाती और फिर उनके लिए चाय बनाने जाती। उनकी दिनचर्या देखकर सुजाता और लीशा को भारतीयता का एहसास हो रहा था। फिर सब मिलकर चाय पीने लगे। अधिराज जी सुजाता जी से उनके पति और कामकाज के बारे में पूछने लगे। वो लोग बातें कर रहे थे तो अधिराज जी को काम से संबंधित कॉल आने लगे। वो साइड में जाकर बात करने लगे तो सुजाता जी सुवर्णा जी से बोली, घर आकर भी काम में ही लगे रहते हैं? सुवर्णा जी बोली, हाँ इनका तो रात दिन यही चलता रहता है, लेकिन ये आखिरी साल है, अगले साल ये भी रिटायर हो जाएंगे, फिर आराम से आगे की लाइफ बिताएंगे। दोनों बहनें बात कर रही थी तो लीशा सिम्मी के कमरे में चली गई। वहां उसने सिम्मी को अकेले बैठे देखा तो वो पूछने लगी, क्या कर रही है? सिम्मी टीवी का रिमोट चलाते हुए बोली, कुछ नहीं, टीवी देखने के अलावा क्या कर सकती हूँ? लीशा ने पूछा, क्यों शादी की कोई तैयारी नहीं कर रही? सिम्मी बोली, समझ नहीं आ रहा कि भागने की तैयारी करूं या शादी की। राहुल से कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा, पापा ने मेरा फोन भी तोड़ दिया। प्रिया बोली, अच्छा सुन, मेरे पास एक प्लान है, तू राहुल को फोन कर, उसे बता कि हम शॉपिंग पर जाने वाले हैं। वो भागने की तैयारी करके रखे, मौका मिलते ही मैं तुझे भगा दूंगी। सिम्मी बोली, लेकिन मेरे पास फोन नहीं है। लीशा उसे फोन देते हुए बोली, ये है ना मेरे पास, इससे कर। सिम्मी ने खुश होते हुए लीशा से फोन लिया और राहुल को कॉल करने लगी। दूसरी ओर राहुल जो कि अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था, किसी अनजान नंबर को देखकर उसने फोन उठा लिया। सिम्मी उससे बोली, हेलो राहुल, मैं सिम्मी। राहुल खुश होते हुए बोला, सिम्मी कैसी हो तुम? थैंक गॉड कि आज तुम्हारा फोन आया।
मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कैसे तुमसे बात करूं। सिम्मी ने कहा, कैसे फोन करती यार, मेरे पास फोन ही नहीं है। एक दिन वीर ने थोड़ी देर फोन दिया, फिर छीन लिया। लैंडलाइन से भी नहीं कर सकती, मॉम दिन भर वहीं रहती है। आज मौका मिला तो अपनी मासी की बेटी के फोन से कॉल कर रही हूं तुम्हें। राहुल बोला, तो इस नंबर पर आगे भी बात हो सकती है ना? सिम्मी बोली, हाँ बिल्कुल। तुम इस नंबर को सेव कर लेना, कुछ भी कहना हो तो मैसेज कर देना या कॉल कर लेना। अब से हम इसी नंबर से टच में रहेंगे। वो दोनों बात कर रहे थे तो लीशा इशारे में भागने की बात कहने लगी। तो सिम्मी बोली, अच्छा राहुल, मेरी बात गौर से सुनो। जल्द ही हम लोग शॉपिंग पर जाने वाले हैं, शायद कल या परसों, कभी भी। जब भी हम घर से निकलेंगे तो तुम्हें मैसेज कर देंगे। तुम रेडी रहना, मौका मिलते ही हम दोनों भाग जाएंगे। तुम गाड़ी या बाइक लेकर आना, भागने में आसानी रहेगी। राहुल उत्साहित होते हुए बोला, ठीक है, जब भी तुम्हारा घर से निकलने का प्लान हो तो मुझे बता देना बस। और जितना जल्दी हो सके बाहर जाने की कोशिश करो। शादी के दिन नजदीक आ रहे हैं, हम जितना जल्दी शादी कर लेंगे उतनी तुम्हारे घर वालों की किरकिरी होने से बच जाएगी। तुम समझ रही होंगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सिम्मी बोली, आई नो, हमारे भागने पर पापा मम्मी को आकाश के घर वालों से बहुत बात सुननी पड़ेगी। लेकिन क्या करें, वह जिद पर अड़े हुए हैं तो हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन शादी के बाद हम उनसे माफी मांग लेंगे, आकाश के घर वालों को भी सब कुछ बता देंगे। सिम्मी जब बात कर रही थी तब लीशा दरवाजे से बाहर की ओर झांक रही थी कि कोई इस ओर तो नहीं आ रहा। फिर उसे सुवर्णा जी ऊपर आती दिखी तो उसने सिम्मी को इशारा कर दिया कि मासी आ रही है। इशारा पाते ही सिम्मी ने राहुल से बाद में बात करने के लिए कहा और फोन काट दिया। उस दिन रात को सुवर्णा जी ने अधिराज जी से शॉपिंग के बारे में पूछा। अधिराज जी बोले, तुम सब जानती हो, फिर भी ये सब क्यों बोल रही हो? सुवर्णा जी बोली, मैं कहाँ बोल रही हूँ, सुजाता और लीशा की जिद है कि शॉपिंग करने जाएंगे। अब उन्हें कैसे बताऊं कि हमारे घर में क्या चल रहा है? अधिराज जी बोले, टाल दो ना कुछ भी बोलकर। तुम लोगों की शॉपिंग के चक्कर में अगर सिम्मी भाग गई तो तब क्या करेंगे? सुवर्णा जी बोली, वीर को भी ले जाएंगे ना साथ में, वो सिम्मी पर नजर रखेगा। अधिराज जी उकता कर बोले, ठीक है, जाओ फिर, लेकिन शॉपिंग के चक्कर में सिम्मी को मत भूल जाना। शॉपिंग रहेगी एक तरफ, सिम्मी तुम्हें चकमा देकर भाग जाएगी। सगाई वाले दिन भी वो कोशिश कर चुकी है, वो तो वीर ने उसे रोक लिया। सुवर्णा जी बोली, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। फिर अधिराज जी ने उन्हें जाने की इजाजत दे दी तो वो खुश हो गई। अगले दिन सुबह सब नाश्ता कर रहे थे तो अधिराज जी वीर से बोले, वीर, सब शॉपिंग पर जा रहे हैं, तुम्हें भी इनके साथ जाना है। ये शॉपिंग में बिजी रहेंगे, सिम्मी की सेफ्टी तुम्हारी जिम्मेदारी है। वीर समझ गया था कि सर मजबूरी में इन्हें भेज रहे हैं। वो बोला, डोंट वरी सर, मैं हूं ना। नाश्ता करके सब जाने की तैयारी करने लगे। लीशा ने राहुल को मैसेज कर दिया कि हम लोग आधे घंटे में घर से निकल रहे हैं। तुम हमारे आसपास रहने की कोशिश करना, जैसे ही मौका मिलेगा हम तुम्हें इशारा कर देंगे और तुम सिम्मी को लेकर भाग जाना। राहुल ने भी ओके का रिप्लाई दिया। लीशा ने दूसरा मैसेज डाला, अपना लुक बदल कर आना, कहीं ऐसा ना हो कि वीर की नजर तुम पर पड़ जाए। गेटअप ऐसा रखना कि कोई पहली नजर में ना पहचान सके, बस हमें अपनी पहचान बता देना। राहुल ने जवाब में ओके कहा तो सिम्मी और लीशा खुश हो गए। सिम्मी ने अपने पर्स में थोड़े पैसे और जरूरत की चीजें रखी, फिर वो दोनों तैयार होकर नीचे आ गए। तब तक वीर ने गाड़ी निकाल ली और वो चारों माँ बेटी गाड़ी में सवार होकर शॉपिंग पर निकल गई। गाड़ी में बैठी सिम्मी की नजर सड़क के दोनों ओर थी। वो देख रही थी कि राहुल उसके आसपास है या नहीं। उसके आसपास से कई गाड़ियां और बाइक्स गुजरी लेकिन उनमें राहुल नहीं था। लीशा ने उसे आंखों से इशारा करके पूछा, राहुल दिखा? सिम्मी ने भी हल्के से सिर हिलाकर ना में जवाब दिया। फिर लीशा ने चुपके से राहुल को मैसेज दिया कि हम घर से निकल गए हैं। दूसरी तरफ से राहुल का मैसेज आया कि मैं तुम्हारे आसपास हूँ, अभी जस्ट तुम्हारी गाड़ी के पास से गुजरा हूँ। राहुल का मैसेज देखकर लीशा ने मुस्कुराकर सिम्मी को इशारा किया कि वो आ गया है। लीशा का इशारा पाकर सिम्मी खुश हो गई और सही मौके का इंतजार करने लगी। कुछ देर में वो सब एक मॉल के बाहर आकर रुके। वीर ने उन्हें मॉल के बाहर उतार दिया और बोला, आप लोग चलो, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। सुवर्णा जी बोली, कोई बात नहीं, तुम आ जाओ, हम फिर चलेंगे। तो सुजाता जी बोली, अरे जाने देना उसे, हम यहाँ खड़े होकर क्या करेंगे, तब तक अंदर चलकर थोड़ा घूम लेते हैं। वीर, तुम गाड़ी पार्क करके अंदर आ जाना। ओके, मासी जिद करते हुए बोली तो सबको वीर को छोड़कर जाना पड़ा। फिर वीर गाड़ी पार्क करने चला गया और वो चारों माँ बेटी मॉल के अंदर दाखिल हो गए। अंदर जाकर सिम्मी बोली, मम्मा, आप लोग वीर का वेट करो, मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ। सुवर्णा जी बोली, बिल्कुल नहीं, पहले वीर को आने दो, उसके बाद ही कहीं जाना। सुजाता जी उनकी बात सुनकर बोली, सुमी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम सिम्मी पर कुछ ज्यादा ही सख्ती कर रही हो? अरे वो कोई बच्ची थोड़ी है जो अकेले वॉशरूम भी नहीं जा सकती। सुवर्णा जी ने झूठ बोल दिया, अरे इतना बड़ा मॉल है, कहीं गुम हो गई तो सारा दिन एक दूसरे को ढूंढने में ही निकल जाएगा। शॉपिंग कब करेंगे हम, इसलिए पहले वीर को आने दो, उसके बाद ही कहीं जाएंगे। कुछ देर बाद वीर आया तो सिम्मी बोली, अब जाऊं?
सुवर्णा जी बोली, हाँ जाओ। फिर सिम्मी आगे आगे चलने लगी और वीर उसके पीछे पीछे वॉशरूम की तरफ जाने लगा। वीर लेडीज टॉयलेट के बाहर रुक गया और सिम्मी अंदर चली गई। अंदर जाकर वो भागने के लिए कोई रास्ता देखने लगी, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां से चकमा दिया जा सकता था। वॉशरूम ऐसे बनाया गया था कि अंदर तो अनेक कक्ष थे, लेकिन सबका मेन गेट सिर्फ एक था। अंदर टहल आने के बाद सिम्मी बाहर आ गई और फिर घरवालों की तरफ बढ़ने लगी। वो नजर बचाकर यहाँ वहां भी देख रही थी कि कहीं से राहुल दिख जाए। फिर वो पांचों एक फुटवियर की दुकान में घुस गए। वहां भी सिम्मी का ध्यान चप्पलों पर कम और इधर उधर ज्यादा था। उसने वहां से शॉपिंग की और फिर अपनी माँ के साथ साड़ियों की शॉप में चली गई। वहां मासी और सुवर्णा जी मिलकर साड़ियां पसंद करने लगे, जबकि लीशा सिम्मी की मदद के लिए आसपास की जगह का निरीक्षण करने लगी। फिर वो सिम्मी के पास आकर बोली, यहाँ से भागना भी पॉसिबल नहीं है, हमें इन दोनों से अलग जाना पड़ेगा, तभी भाग सकते हैं। सिम्मी को भी उसकी बात ठीक लगी तो लीशा घरवालों से बोली, अच्छा मॉम, आप लोग साड़ी पसंद करो, मैं और सिम्मी इन सेक्शन में जा रहे हैं। सुवर्णा जी बोली, रुको थोड़ी देर, हम भी साथ चलेंगे। लीशा बोली, क्या मासी, लॉन्जरी के लिए आप साथ आओगी क्या? कभी तो पर्सनल स्पेस दिया करो। लीशा की बात सुनकर सुजाता अजीब सी नजरों से सुवर्णा जी को देखने लगी तो सुवर्णा जी मजबूरी में बोली, ठीक है फिर जाओ, लेकिन यहाँ वहां मत होना और एक साथ रहना। अनुमति मिलते ही सिम्मी और लीशा तुरंत उठकर उस शॉप से निकल गए। वीर भी उनके पीछे आ रहा था तो लीशा बोली, तुम कहाँ आ रहे हो? हम लेडीज सेक्शन में जा रहे हैं। वीर बोला, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। ये कहकर वो सिम्मी के पीछे पीछे जाने लगा। सिम्मी इशारे में लीशा से पूछने लगी कि वीर का क्या करें, तो लीशा ने उसे हाथ दिखाते हुए वेट करने को कहा। फिर दोनों एक शॉप में घुस गई तो वीर भी उनके पीछे आने लगा। वहां खड़ी एक रौबदार महिला ने लीशा और सिम्मी को तो अंदर जाने दिया, लेकिन वीर को रोक दिया। वो बोली, ये लेडीज सेक्शन है, यहाँ जेंट्स अलाउड नहीं है, चलिए बाहर जाइए। वीर बोला, लेकिन मैं उनका बॉडीगार्ड हूँ। वो महिला बोली, आप उनके पति भी होंगे तब भी नहीं जा सकते, चलिए बाहर निकलिए। महिला वॉचमैन की वजह से वीर को शॉप के बाहर ही रुकना पड़ा। वो वहीं खड़ा सिम्मी पर नजर रख रहा था। सिम्मी और लीशा ऐसे दिखा रहे थे जैसे वो बिल्कुल सामान्य हो, लेकिन दोनों दबी जुबान में भागने की प्लानिंग कर रही थी। सिम्मी ने कुछ इना उठाए और ट्राई करने के बहाने चेंजिंग रूम में चली गई। वहां जाकर उसने अपने साथ लाए बैग में से बुर्का निकाला और कपड़ों के ऊपर से पहन लिया। फिर वो बाहर आकर कुछ देर कपड़े देखने का उपक्रम करने लगी। तब तक लीशा ने राहुल को मैसेज कर दिया कि सिम्मी फलाना शॉप में है और बुर्के में है, जल्द ही वो एक बैग लेकर बाहर निकलेगी तो तुम उसे लेकर भाग जाना। राहुल ने भी ओके में जवाब दिया। प्लानिंग के मुताबिक सिम्मी ने यूं ही एक दो कपड़े लिए और उनके थैले लेकर शॉप से बाहर आ गई। उसका बैग इस वक्त लीशा के पास था तो वीर एकदम से उसे पहचान नहीं सकता था, लेकिन जब उसने बुर्के वाली एक औरत को जाते देखा तो वो संशय भरी नजरों से उसे देखे जा रहा था। सिम्मी ट्रायल रूम में जाकर भेष बदलकर बाहर निकली। उसने लीशा से कहा, मेरे यहाँ से निकलने तक तुम अंदर ही रहना, जब राहुल का मैसेज आ जाए तभी यहाँ से निकलना। लीशा ने कपड़े देखते हुए दबी जुबान में ओके कहा और उसे बेस्ट ऑफ लक कहने लगी। फिर सिम्मी ने काउंटर पर जाकर बिल पे किया और शॉपिंग बैग लेकर बाहर निकली। वीर जो कि बाहर खड़ा अंदर झांक रहा था, उसने किसी बुर्के वाली महिला को जाते देखा तो गौर से उसे देखने लगा। उसे एक बार को शक तो जरूर हुआ कि कहीं ये सिम्मी तो नहीं, लेकिन फिर उसने अंदर झांक कर देखा तो लीशा ट्रायल रूम के बाहर खड़ी थी। वो सोचने लगा कि लीशा वहां खड़ी है, इसका मतलब सिम्मी अभी भी ट्रायल रूम में ही है, इसलिए उसने उस बुर्के वाली महिला पर ज्यादा गौर नहीं किया और यहाँ वहां देखते हुए एक नजर अंदर झांकने लगा। सिम्मी भी सांस थामे शोरूम से निकली और बाहर आकर राहुल को ढूंढने लगी। तभी उसके पीछे से किसी आदमी ने हाथ रखा तो सिम्मी डर गई। उसने पलटकर देखा तो पठानी कुर्ते पजामे में एक आदमी उसके पीछे खड़ा था। उसे देखकर सिम्मी बोली, जी कहिए। वो आदमी बोला, चलिए बेगम, घर चलने का समय हो गया है। सिम्मी उसकी बात सुनकर डर गई। वो बोली, आप गलत समझ रहे हैं, मैं वो नहीं हूं जो आप समझ रहे हैं। वो आदमी बोला, हम भला क्यों गलत समझने लगे? अपनी बेगम को भी नहीं पहचानेंगे क्या हम? सिम्मी को वो आदमी जबरन गले पड़ता महसूस हुआ तो वो वहां से जाने लगी। तभी उस आदमी ने सिम्मी का हाथ पकड़कर रोक लिया और बोला, अरे बेगम रुको तो सही, पहले एक नजर अपने शौहर को देख तो लो। ये कहते हुए उसने अपनी दाढ़ी को हल्के से हटाया। सिम्मी उसे पहचानती हुई बोली, राहुल तुम? राहुल बोला, जी मोहतरमा, अब चलें। सिम्मी राहुल के गले मिलने लगी तो राहुल बोला, क्या कर रही हो, लोगों देख रहे हैं, चलो अब देर मत करो, निकलते हैं यहाँ से, कहीं वीर आ गया तो। सिम्मी बोली, फिक्र मत करो, उसे लीशा ने रोक रखा है। दूसरी ओर लीशा व्यस्त दिखाने का उपक्रम कर रही थी। वो बार बार कुछ कपड़े लेकर ट्रायल रूम के पास जाती और वहां से कुछ कपड़े लेकर वापस आ जाती। वो ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि सिम्मी अब भी चेंज ही कर रही है। वीर बाहर खड़ा अपनी घड़ी देखने लगा कि सिम्मी को अंदर गए बहुत देर हो गई, अब तक तो उसे बाहर आ जाना चाहिए था। तभी उसकी नजर एक औरत पर पड़ी जो उसी ट्रायल रूम की तरफ जा रही थी। वो उसी ट्रायल रूम में गई जहां सिम्मी गई हुई थी। वीर सोचने लगा कि सिम्मी तो पहले से अंदर है,
फिर ये औरत उसी ट्रायल रूम में क्या करने जा रही है? उसे शक होने लगा तो चारों तरफ नजर मारने लगा। उसे सिम्मी कहीं नहीं दिख रही थी तो उसने लीशा को आवाज दी। लीशा ने बाहर की तरफ देखा तो वीर ने इशारे में पूछा, सिम्मी कहाँ है? लीशा ने इशारे में बताया कि ट्रायल रूम में है। वीर को गड़बड़ लगने लगी तो वो तुरंत अंदर की तरफ जाने लगा। उसे लेडी वॉचमैन ने रोक दिया और बोली, आप फिर से आ गए? वीर बोला, मुझे एक लड़की को ढूंढना है। लेडी वॉचमैन डिपटते हुए बोली, कहा ना अंदर नहीं जा सकते। वीर को गुस्सा आ गया तो उसने अपना आई कार्ड दिखाया और बोला, दोबारा रोकने की कोशिश की तो सीधा जेल की हवा खानी पड़ेगी। वीर को आई कार्ड में पुलिसिया वर्दी में देखकर वो औरत डर गई और रास्ता छोड़कर साइड हो गई। फिर वीर अंदर गया और सिम्मी को आवाज देने लगा। उसने 2-3 ट्रायल रूम खटखटाए और लेकिन सिम्मी कहीं नहीं थी। उल्टा 2 जगह औरतों ने गुस्से में उसे डांट और दिया। वीर ने गुस्से में लीशा की ओर देखा और बोला, कहाँ भगाया सिम्मी को? लीशा अनजान बनते हुए बोली, वॉट? मैं कहाँ भगाऊंगी उसे, अभी तो यहीं थी, अंदर ट्रायल रूम में गई थी। मैंने उसे कपड़े भी दिए, क्या पता वॉशरूम गई हो। वीर गुस्से में बोला, वॉशरूम जाती तो बाहर आते दिखती ना, चलो ढूंढो उसे। ये कहते हुए उसने काउंटर और आसपास के लोगों से सिम्मी के बारे में पता किया, लेकिन किसी ने उसे शोरूम से बाहर जाते नहीं देखा। वीर समझ गया कि बुरके में जाने वाली औरत सिम्मी ही थी, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि उसे भागने में लीशा ने मदद की है। लीशा भी ये दिखा रही थी कि वो सिम्मी के लिए परेशान है और उसे ढूंढने के नाटक कर रही थी। शोरूम में सिम्मी नहीं मिली तो वीर और लीशा बाहर आ गए। लीशा बोली, अब कहाँ ढूंढे उसे, और वो ऐसे बिना बताए गई क्यों? एटलीस्ट मुझे बताकर तो जा सकती थी ना। वो वीर को यकीन दिलाने के लिए अनजान बनने का नाटक कर रही थी। वीर सोचने लगा कि अब इसे क्या जवाब दूं। वो बोला, तुम लेडीज टॉयलेट में जाकर देखो, मैं लोगों से पूछताछ करता हूँ। लीशा ने ओके कहा और पास के लेडीज टॉयलेट चली गई। वहां जाकर उसने राहुल को मैसेज किया, वीर को पता चल गया है कि सिम्मी भाग गई है, तुम लोग फटाफट यहाँ से निकलो। राहुल को मैसेज करके वो बाहर आ गई और वीर से बोली, नहीं वो वॉशरूम में भी नहीं है। वीर परेशान सा यहाँ वहां देखने लगा। वो बोला, तुम जाओ, सुवर्णा आंटी को इस बारे में बताओ, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वो मॉल की रेलिंग से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर नजर मारने लगा। फिर वो फटाफट ग्राउंड फ्लोर पर आया और वहां कुछ लोगों से बुरके वाली औरत के बारे में पूछने लगा। तभी उसे सामने से एक औरत बुरके में आती दिखी तो उसने तुरंत उसके पास जाकर उसका बुरका उठा दिया। उस औरत ने वीर को एक चमाट मारा और बोली, बदतमीज, औरत को छेड़ता है। वीर माफी मांगते हुए बोला, सॉरी मैडम, मैं किसी लड़की को ढूंढ रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी। उससे छूटकर वीर चारों तरफ देखने लगा। तभी उसके दिमाग में आया कि अगर सिम्मी भागने वाली है तो जरूर वो मॉल से बाहर जा रही होगी, मुझे उसे मेन गेट पर ढूंढना चाहिए। ये सोचकर वो मेन गेट की तरफ भागा। दूसरी तरफ लीशा ने सुवर्णा जी के पास जाकर कहा, मासी, सिम्मी कहीं मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ चली गई। सुवर्णा जी ने ये सुना तो चौंक कर बोली, क्या? लेकिन वो तो तुम्हारे साथ थी। लीशा बोली, हाँ मेरे साथ ही थी, ट्रायल रूम में भी गई थी, लेकिन वहीं से पता नहीं कहाँ चली गई। लीशा की बात सुनकर सुवर्णा जी के होश उड़ गए। वो सोचने लगी कि अब अधिराज जी को क्या जवाब दूंगी। उन्होंने पहले ही चेताया था कि शॉपिंग के बहाने सिम्मी चंपत हो सकती है, और आखिर में वही हुआ, वो हमारी आंखों में धूल झोंक कर भाग गई। सिम्मी वीर को चकमा देकर राहुल के साथ भाग गई। वो दोनों पार्किंग में गए और वहां से राहुल की गाड़ी में बैठकर भागने लगे। दूसरी ओर लीशा ने भी सुवर्णा जी को सिम्मी के गायब होने की खबर बताई। सुवर्णा जी ने ये सुना तो चौंक गए और परेशान होने लगी। सुजाता मासी उनसे बोली, अरे यही कहीं होगी, आ जाएगी, क्यों इतना टेंशन ले रही है? सुवर्णा जी सोचने लगी कि इससे कैसे कहूं कि सिम्मी किसी लड़के के साथ भाग गई है, ये सुनेगी तो क्या सोचेगी। इंडिया में रहकर भी हम अपनी बेटी को संस्कार नहीं दे पाए और वो हमारे मुंह पर कालिक पोत कर भाग गई। सुवर्णा जी को सोच में डूबे देखकर मासी बोली, कहाँ खो गई? सुवर्णा जी बोली, कुछ नहीं, मुझे सिम्मी को ढूंढना है। ये कहकर वो हड़बड़ी में भागने लगी और यहाँ वहां सिम्मी को तलाशने लगी। मासी भी लीशा के साथ मिलकर सिम्मी को ढूंढने लगी। लीशा फोन में राहुल का मैसेज चेक कर रही थी, लेकिन अभी तक राहुल ने उसका मैसेज देखा भी नहीं था। वो सोचने लगी कि अगर राहुल और सिम्मी जल्दी नहीं भागे तो पकड़े जाएंगे। वो सुवर्णा जी से बोली, मासी मैं उस साइड देखती हूँ, आप इस साइड जाकर देखो। ये कहकर वो साइड जाकर राहुल को कॉल करने लगी। लीशा का कॉल देखकर गाड़ी में बैठे राहुल ने फोन उठा लिया और बोला, हाँ लीशा बोलो। लीशा बोली, वीर को पता चल गया कि सिम्मी गायब है। राहुल हैरान होकर बोला, क्या, किसने बताया? सिम्मी उससे पूछने लगी कि क्या हुआ, लीशा क्या कह रही है। राहुल उसे हाथ दिखाकर चुप रहने का इशारा करने लगा। लीशा बोली, अरे वो सिम्मी को ढूंढता हुआ ट्रायल रूम में आ गया था, वहां सिम्मी नहीं मिली तो उसे शक हो गया कि वो भाग गई है, अब वो तुम दोनों को ढूंढने निकला है। राहुल बोला, फिक्र मत करो, हम बस निकल ही रहे हैं। ये कहकर राहुल ने फोन काट दिया और फटाफट गाड़ी पार्किंग से निकालने लगा। सिम्मी ने उससे पूछा, क्या हुआ, क्या कह रही थी वो? राहुल बोला, वीर तुम्हें ढूंढ रहा है, उसे पता चल गया है।
सिम्मी भी हैरान सी बोली, वॉट, देख क्या रहे हो, फटाफट गाड़ी भगाओ। राहुल तेजी से गाड़ी चलाते हुए मेन गेट की तरफ जाने लगा। वो गेट से बाहर निकल ही रहे थे कि अचानक से वीर उनकी गाड़ी के सामने आ गया। वीर को देखकर राहुल ने गाड़ी रोक दी। उसने देखा कि वीर उसकी ओर बंदूक ताने खड़ा था। सिम्मी भी शॉक्ड सी, कभी वीर को देखती तो कभी राहुल को। राहुल बोला, आज वीर तो क्या, दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। ये कहते हुए उसने गाड़ी को स्टार्ट किया और वीर को टक्कर मारने के लिए आगे बढ़ने लगा। तभी वीर ने गोली चला दी और गाड़ी का एक टायर पंचर हो गया। राहुल तेज गति से गाड़ी चला रहा था तो उसकी गाड़ी अनियंत्रित होकर एक दीवार से टकरा गई और रुक गई। गाड़ी रुकते ही वीर उनके पास आया और गाड़ी में से सिम्मी को खींचकर बाहर निकालने लगा। सिम्मी चीखने लगी तो वीर ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे जबरदस्ती बाहर निकालने लगा। दूसरी ओर राहुल को गाड़ी टकराने की वजह से हल्की चोट आई, लेकिन वो ठीक ठाक था। उसने वीर को देखा तो लड़खड़ाते हुए गाड़ी से बाहर निकलकर बोला, नहीं वीर, तुम सिम्मी को नहीं ले जा सकते। वीर बोला, मैं लेकर जा रहा हूँ, इट्स माई ड्यूटी। राहुल उसे समझाते हुए बोला, कम से कम तुम तो हमारी सिचुएशन समझो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि सिम्मी के साथ गलत हो रहा है? इसकी जबरदस्ती किसी से शादी करवाई जा रही है। क्या ये कानून की नज़र में सही है? वीर सिम्मी का हाथ पकड़े बोला, गलत है, लेकिन इससे बड़ी गलती यह है कि सिम्मी ने एक क्रिमिनल को अपना जीवन साथी चुना है। तुम्हारी वजह से सिम्मी का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। अधिराज सर किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, और ये मैं नहीं देख सकता। तभी वहां दो गार्ड आ गए और वीर से बोले, सर चोर पकड़ा गया क्या? वीर बोला, हाँ पकड़ा गया समझो। थैंक्स फॉर कोऑपरेट। फिर वॉचमैन वहां से चले गए। वीर ने पहले ही वहां के स्टाफ से बात करके गाड़ी को रोकने के ऑर्डर दे दिए थे। उसने वॉचमैन से कहा था कि एक चोरी की गाड़ी यहां आई है, हमें उसे पकड़ना है। उसकी बात पर वॉचमैन मदद करने के लिए मान गए। फिर पुलिस वालों की मदद तो हर कोई करता ही है, सो वहां के गार्ड्स ने भी की। गार्ड्स के जाने के बाद वीर सिम्मी से बोला, चुपचाप अंदर चलो वरना अभी सर को फोन करके सब बता दूंगा। सिम्मी रोते हुए बोली, प्लीज वीर मुझे राहुल के साथ जाने दो, इस तरफ हमें अलग मत करो। वीर कड़े शब्दों में बोला, जिद मत करो, चलो मेरे साथ। सिम्मी वीर से अपना हाथ छुड़वाए जा रही थी लेकिन वीर ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। तभी उसका फोन बजा तो उसने कॉल उठा लिया। दूसरी ओर अधिराज जी थे। वो बोले, वीर सिम्मी मिली या नहीं? सुवर्णा जी का फोन आया था, वो बता रही थी कि सिम्मी गायब है। वीर कुछ बोलता उसके पहले ही अधिराज जी बोले, फिक्र मत करो, मैं 2 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा। अगर वो लड़का मिल गया तो आज उसका एनकाउंटर करना है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अधिराज जी से बात करने के बाद वीर सिम्मी से बोला, सर कभी भी यहां पहुंचने वाले हैं, वो राहुल के एनकाउंटर की बात कह रहे हैं। सिम्मी स्तब्ध सी बोली, क्या? वीर को भी राहुल की फिक्र होने लगी तो वो राहुल से बोला, जिंदा रहना चाहते हो तो अभी निकलो यहां से, एक बार सर आ गए तो भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकते। सिम्मी भी हैरान परेशान सी बोली, तुम जाओ राहुल, कहीं पापा ने तुम्हें देख लिया तो जान से मार देंगे तुम्हें। राहुल बोला, मैं तुम्हें लिए बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। तभी वीर की नजर बाहर गेट पर आती गाड़ी की ओर गई। वो गाड़ी अधिराज जी की थी। उन्हें आता देखकर वीर ने राहुल और सिम्मी का हाथ पकड़ा और उन्हें लेकर साइड में छुप गया। अधिराज जी गाड़ी लेकर अंदर आए और अपने हाथ में बंदूक थामे मॉल के अंदर की तरफ जाने लगे। उन्होंने फोन निकाला और सुवर्णा जी को कॉल करने लगे। उन्हें जाते देखकर वीर राहुल से बोला, जान बचानी है तो भागो, वरना आज तो गए तुम। सिम्मी भी राहुल को भागने के लिए कहने लगी तो राहुल को मजबूरन वहां से भागना पड़ा। उसके जाने के बाद वीर सिम्मी का हाथ पकड़कर साइड ले गया और बचते बचाते उसे मॉल के अंदर ले जाने लगा। राहुल को भगाने के बाद वीर सिम्मी का हाथ पकड़कर उसे छुपते छुपाते मॉल के अंदर ले गया। वो अधिराज जी पर नजर रखे हुए था कि कहीं वो सिम्मी को ना देख ले। अधिराज जी फोन में व्यस्त थे तो उन्होंने वीर और सिम्मी को नहीं देखा। ऊपर घूम रही लीशा की नजर वीर और सिम्मी पर पड़ी तो वो लिफ्ट के जरिए तेजी से नीचे आई। सुवर्णा जी और सुजाता मासी पहले ही ग्राउंड फ्लोर पर सिम्मी को ढूंढ रहे थे। तभी वीर सिम्मी को लेकर एक घड़ी की शॉप में घुस गया। सिम्मी उससे पूछने लगी, क्या कर रहे हो, यहाँ क्यों लाए हो मुझे? वीर बोला, चुपचाप घड़ी देखती रहो। सिम्मी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो वो वहां रखी घड़ियों पर नजर मारने लगी। तभी बाहर खड़े उसके माता पिता की नजर उन दोनों पर पड़ी। सब दौड़े दौड़े उस घड़ी की दुकान की तरफ जाने लगे। वीर ने भी उन्हें अचानक देखने का उपक्रम किया और हाथ हिलाकर दिखाने लगा। सारे घरवाले उसी शॉप में गए और सिम्मी से बोले, तुम यहाँ हो? अधिराज जी वहां खड़े लोगों को देखकर अपने गुस्से को काबू करते हुए बोले, यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे कहा था ना अपनी माँ के साथ रहना। तभी वीर सिम्मी का बचाव करते हुए बोला, सर सिम्मी यहाँ घड़ी देखने आई थी। अधिराज जी बोले, घड़ी की क्या जरूरत पड़ गई इसे, अभी कुछ दिन पहले घड़ी गिफ्ट की थी ना। लीशा भी बीच में बोल पड़ी, ओहो, तो जीजू के लिए घड़ी की शॉपिंग की जा रही है, नॉट बैड, कौन सी घड़ी ली? सिम्मी खिसियाते हुए बोली, अभी कहाँ ली, देख ही रही हूँ, 1-2 शोरूम में गई थी लेकिन कहीं पसंद ही नहीं आई। सुवर्णा जी शंका भरी नजरों से उसे देखे जा रही थी तो सुजाता मासी बोली, बताकर जाना चाहिए था ना बेटा, तुझे पता है तेरी माँ कितनी परेशान हो गई थी।
लीशा बोली, और क्या, मैं वहां कपड़े देखने में बिजी हुई, तू पता नहीं कब निकल गई। सिम्मी बोली, अरे मैंने बोला तो था तुझे कि मैं वॉच लेने जा रही हूँ। लीशा अनजान बनती हुई बोली, शायद बोला हो, मैंने ध्यान नहीं किया। अधिराज जी उन सब की बातें सुन रहे थे। वो बोले, वीर तुम कहाँ थे? तुम्हें सिम्मी के साथ रहने के लिए कहा था ना? वीर बोला, सर मैं इनके साथ ही था, लेकिन जब ये लेडीज सेक्शन में गए तो मैं बाहर ही रुक गया। अधिराज जी बोले, बाहर खड़े थे तो वहीं से सिम्मी पर नजर रखते, क्या कर रहे थे तुम? वीर झूठ नहीं बोलना चाहता था तो चुप हो गया। तभी सिम्मी बोल पड़ी, जब मैं जा रही थी तब वीर को किसी का कॉल आया था, वो बिजी था तो मैं बिना बताए चली गई। अधिराज जी भड़कते हुए बोले, क्यों गई? बोला था ना बिना बताए कहीं नहीं जाना है। तभी मासी बीच में बोली, क्या जीजाजी कितना सख्ती करते हो आप दोनों सिम्मी पर? अरे ये कोई छोटी बच्ची है जो खो जाएगी, जब देखो उसे खूंटे से बांधकर रखना चाहते हो। अरे भाई वो जवान है, अपना अच्छा बुरा समझती है, क्यों इतनी सख्ती रख रहे हो? अब तो उसकी शादी होने वाली है, कम से कम अब तो उसे खुलकर जीने दो। अधिराज जी सधे हुए लफ्जों में बोले, ये अमेरिका नहीं है सुजाता, यहाँ बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं, जो बच्चा जिद्दी हो उसे सजा भी दी जाती है। सुजाता जी बोली, और उससे क्या होगा, बच्चा सुधर जाएगा। असल में हम जितनी सख्ती करते हैं बच्चे उतनी ही ज्यादा गलती करते हैं, प्यार से समझाओ बच्चों को। सुवर्णा जी बहस को विराम देते हुए बोली, अच्छा छोड़िए ये बात, चलिए बाकी की शॉपिंग कर लेते हैं। लीशा भी बोली, हाँ हाँ चलो, वैसे भी अब शादी में 4 दिन ही बाकी है। सुवर्णा जी अधिराज जी से बोली, ठीक है फिर आप भी ड्यूटी पर जाइए, यहाँ रहकर क्या करेंगे? अधिराज जी बोले, अब मैं कहीं नहीं जा रहा, यहीं रहकर तुम्हारी शॉपिंग में मदद करवाऊंगा। ये कहकर उन्होंने सिम्मी की ओर देखा, मानो मन ही मन कह रहे हो कि अब तुम पर नजर रखने के लिए मैं आ गया हूँ, अब भाग कर दिखाओ। इसके बाद अधिराज जी परिवार समेत शॉपिंग करने लगे। कुछ देर शॉपिंग के बाद लीशा बोली, बाकी शॉपिंग कर करेंगे, आज बहुत थक गए हैं। अधिराज जी बोले, नहीं कल टाइम नहीं है, जो लेना है आज ले लो। मासी बोली, जीजा जी अब भी बहुत कुछ लेना बाकी है, आधा दिन बीत गया है, भूख भी लगने लगी है अब। अधिराज जी बोले, ठीक है फिर कल तुम लोग आ जाना, सिम्मी कल से नहीं आ पाएगी, जो कुछ बाकी है वो ऑनलाइन ले लेगी। अधिराज जी का एटीट्यूड देखकर मासी बोली, ठीक है फिर आज ही सब सामान ले लेते हैं, लेकिन पहले कुछ खा तो लें। फिर सब मॉल के ही एक होटल में खाना खाने लगे। सिम्मी हाथ धोने भी उठी तो अधिराज जी उसके पीछे पीछे जाने लगी। सिम्मी समझ गई कि उसके पिता उससे नाराज है, तभी उस पर ज्यादा सख्ती दिखा रहे हैं। वो लंच करते हुए सोचने लगी कि कितना अच्छा मौका था, लेकिन आज भी नहीं भाग पाए, इस वीर के बच्चे की वजह से आज चूक गई। तभी उसे वीर की वो हरकत याद आई जब वो सिम्मी को बचाने के लिए उसे घड़ी की दुकान में ले गया। उसकी वजह से ही अधिराज जी को सिम्मी पर शक नहीं हुआ, वरना वो चाहता तो अधिराज जी को सच भी बता सकता था। सिम्मी सोचने लगी कि समझ नहीं आता वीर किस तरह का इंसान है, ना ही ये मेरी भागने में मदद करता है, ना ही पापा के सामने मेरी गलती बताता है, आखिर ये चाहता क्या है। उस दिन पूरा परिवार रात 8 बजे तक शॉपिंग करने में ही व्यस्त था। 8 बजे अधिराज जी बोले, और कुछ भी लेना बाकी है या हो गया? सुजाता ही थकी हारी बोली, सब हो गया, अब तो अगले 5-7 दिन तक उठने की भी हिम्मत नहीं है, बस अब कैसे भी घर चलो। सब थके हुए थे तो वीर ने उनके शॉपिंग बैग गाड़ी में रखे और गाड़ी ड्राइव करते हुए जाने लगा। अधिराज जी भी अपनी गाड़ी लेकर आए थे तो वो सिम्मी से बोले, तुम मेरे साथ चलोगी? सिम्मी नजरें नीची करते हुए बोली, जी पापा। अधिराज जी के आदेश पर वीर बाकी घरवालों को लेकर चल गया, जबकि अधिराज जी सिम्मी को अपने साथ लेकर जाने लगे। शॉपिंग के बाद अधिराज जी सिम्मी को अपने साथ लेकर जाने लगे, जबकि वीर बाकी सबको लेकर घर चला गया। रास्ते से अधिराज जी सिम्मी को लेकर आइसक्रीम पार्लर लेकर चले गए। सिम्मी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता उसे यहाँ क्यों लेकर आए हैं। वो सिम्मी से बोले, तुम बैठो मैं आता हूँ। सिम्मी हम कहते हुए पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गई। वो यहाँ वहाँ देख रही थी तो अधिराज जी 2 आइसक्रीम लेकर आए और टेबल पर रख दी। फिर सिम्मी की ओर आइसक्रीम बढ़ाते हुए बोले, इसे देखकर कुछ याद आ रहा है? सिम्मी उस बड़ी सी आइसक्रीम को देख रही थी तो कांच के ग्लास में ऊंचाई तक चॉकलेट से सजाई हुई थी। वो आइसक्रीम को देखते हुए बोली, हाँ पहले मुझे ये आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती थी, आप अक्सर मुझे यहीं लेकर आते थे। अधिराज जी हम कहते हुए अपनी आइसक्रीम खाने लगे तो सिम्मी भी धीरे धीरे आइसक्रीम को चखने लगी। अधिराज जी बोले, तुम्हें तुम्हारे जन्म के विषय में कुछ बताना है। सिम्मी ने क्या कहा और मन ही मन सोचने लगी कि कहीं पापा ये ना कह दे कि मैं उनकी संतान नहीं हूँ। वो सोच ही रही थी तो अधिराज जी बोले, तुम्हारी माँ और मेरी शादी के बाद तुम्हारे दादा दादी की इच्छा थी कि उनका एक पोता हो, लेकिन बहुत इलाज के बाद भी 5 साल तक हमें कोई औलाद नहीं हुई। जानती हो तुम्हारी दादी ने मेरी दूसरी शादी की बात चला दी थी। सिम्मी हैरानी से अच्छा कहने लगी तो अधिराज जी बोले, वो तो मैं पुलिस वाला था, कानून जानता था, इसलिए मैंने कानून का डर दिखाकर दूसरी शादी से मना कर दिया। लेकिन इन सब में तुम्हारी माँ को बहुत सहना पड़ा। माँ की जली कटी बातें, रिश्तेदारों के ताने,
पता नहीं क्या क्या सहा उसने। जो जैसा कहता वैसा उपाय करती थी। साल का ऐसा कोई व्रत नहीं था जो उसने छोड़ा हो। व्रत, पूजा पाठ, दान कर्म में उसने खुद को इतना झोंक दिया कि उसकी हालत सड़क किनारे पड़े किसी भिखारी जैसी हो गई। सूख कर कांटा हो गई थी वो। मैं भी अपने माता पिता की वजह से कुछ नहीं कह पाया। सिम्मी हैरानी से अपने पिता का मुंह देख रही थी तो अधिराज जी बोले, बड़ी मन्नतों के बाद आखिरकार तुम्हारा जन्म हुआ। लेकिन तुम्हारे जन्म के साथ ही डॉक्टर ने अगले बच्चे की संभावनाएं भी खत्म कर दी। उनके ऑर्गन्स कमजोर थे, इसलिए वो एक और बच्चा नहीं जन सकती थी। तुम्हारी बारी में भी उसे बहुत दिक्कतें हुई। डॉक्टर ने बोल दिया था कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बिना उसने तुम्हें जन्म दिया। ये सब कहते हुए अधिराज जी की आंखों में बीती स्मृति की रेखाएं उभर आई। सिम्मी उनके हाथ पर हाथ रखते हुए बोली, फिर क्या हुआ? अधिराज जी अपनी आंखें पोंछते हुए बोले, तुम्हारे जन्म के बाद सुवर्णा के माथे से बांझ का धब्बा तो मिट गया, लेकिन जल्द ही माँ बाऊजी को पोते की इच्छा होने लगी। वो जानते थे कि सुवर्णा अब दोबारा मां नहीं बन सकती, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं किसी गरीब लड़की से शादी करके बेटा पैदा करूं, जो मेरे वंश को आगे बढ़ा सके। सुवर्णा ने ये सुना तो उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर भी उसने मुझसे कहा कि मैं माँ बाऊजी की बात मान लूं। सिम्मी उत्सुकता से पूछने लगी, तो आपने क्या किया फिर? शादी के लिए हाँ की। अधिराज जी बोले, कैसे करता? उस औरत ने मेरे लिए इतना कुछ किया था, कैसे उसकी जगह किसी और को दे देता? मैंने गुस्से में घर छोड़ने की धमकी दे दी, तब जाकर माँ बाऊजी ने दोबारा शादी की जिद छोड़ी और तुम्हें भी अपना लिया। हालांकि उन्होंने और सुवर्णा ने कई बार कहा कि हम किसी बेटे को गोद ले ले, लेकिन तुम्हारी सूरत देखकर मेरा मन ही नहीं माना। तुम्हें ही हमने अपना बेटा समझ लिया। सारी बात सुनकर सिम्मी हमम कहने लगी तो अधिराज जी उसके हाथ पर हाथ रखते हुए बोले, मैंने तुम्हारे इतना नहीं किया जितना तुम्हारी माँ ने किया है। तुम्हारे जन्म से लेकर तुम्हें पालने पोसने तक उसने बहुत तकलीफें उठाई। तुम मेरे लिए ना सही, अपनी माँ के लिए राहुल को भूल जाओ। अपने पिता की बात सुनकर सिम्मी ने चौंक कर हाथ पीछे हटा लिया और हैरानी से अपने पिता की आंखों में देखने लगी। अधिराज जी बोले, देखो तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करती तो मत करो। भूल जाओ मैंने जो भी कहा, लेकिन अपनी माँ की बात पर तो यकीन है ना तुम्हें? उसने खुद तुमसे कहा था कि वो राहुल से मिलना चाहती है। उसने ही राहुल को पहचाना भी। मैंने तो कुछ नहीं कहा ना उसे, तो उसकी कही बात पर ही यकीन कर लो। सिम्मी नजरें चुराते हुए बोली, आकाश से शादी कर तो रही हूं, अब इससे बढ़कर और क्या कर सकती हूं मैं? अधिराज जी बोले, तुम मजबूरी में कर रही हो, मैं चाहता हूं कि तुम दिल से आकाश को अपनाओ। उस राहुल के चक्कर में ये बचकानी हरकतें करने बंद करो। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानता कि तुम आज कहां गायब हुई थी? तुम राहुल के साथ भागने वाली थी, वीर भी तुम्हारी मदद कर रहा था। सब पता है मुझे। सिम्मी चौंक कर उन्हें देखने लगी तो अधिराज जी बोले, हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैं वीर की शक्ल देखकर पहचान लेता हूं कि उसके मन में क्या चल रहा है। वो सीधा साधा लड़का है, इसलिए अपने मन के भाव नहीं छुपा पाता। कहीं ना कहीं उसे भी लगता है कि मैं गलत हूं, तभी वो तुम्हें बचा रहा है। लेकिन एक बार अपनी माँ के त्याग के बारे में सोचो, उसकी कही बातें सोचो। जिसने दुनिया में कभी किसी को बुरा नहीं कहा, उसने राहुल को गलत कहा है तो वो वाकई में गलत होगा। सिम्मी नजरें चुराते हुए बोली, मैं कोशिश कर रही हूँ पापा, खुद को शादी के लिए तैयार कर रही हूँ। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं राहुल को एकदम से अपने मन से निकाल दूंगी, तो ये मेरे लिए मुश्किल है। मैं भी इंसान हूँ। अधिराज जी बोले, कोई बात नहीं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन उसे भूलने की कोशिश करो। आकाश के बारे में सोचो, अपने सुनहरे भविष्य के बारे में सोचो। ये सब करोगी तो राहुल खुद तुम्हारे मन से निकल जाएगा। सिम्मी ने बेमन से हम कहा और अपने पिता की कही हुई बातें सोचने लगी। साथ ही उसे वो पल भी याद आने लगे जो उसने राहुल के साथ बिताए थे। उसके मन में एक अंतर्द्वंद्व चल रहा था, जो एक ओर उसे बेटी होने का फर्ज याद दिला रहा था, वहीं दूसरी ओर उसके प्रियतम के प्रति निष्ठा रखने के लिए कह रहा था। सिम्मी अपने पिता के साथ आइसक्रीम पार्लर से लौटकर आई तो कुछ चुपचाप सी थी। लीशा ने उसे शांत देखा तो वो बोली, सिम्मी चलो शॉपिंग का सामान देखते हैं। सिम्मी ने जबरन मुस्कुराते हुए हम कहा और अपने कमरे में चली गई। अंदर जाते ही लीशा ने दरवाजा बंद कर दिया और बोली, क्या हुआ, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मौसा जी ने कुछ कहा क्या? सिम्मी उदास सी बोली, हाँ मेरे जन्म से रिलेटेड कहानी सुना रहे थे। लीशा मजाक करती हुई बोली, अच्छा कैसे हुआ तेरा जन्म? आकाश से टपकी या धरती फाड़ कर निकली? सिम्मी मुंह बनाए बोली, शट अप यार, वैसे ही मूड खराब है। पापा मुझे अपने साथ इसलिए लेकर गए ताकि मैनिपुलेट कर सके। मुझे मेरे जन्म की कहानी सुनाकर इमोशनल कर रहे थे। मॉम के संघर्ष की कथा के जरिए मुझे राहुल से दूर रहने के लिए कह रहे थे। लीशा पूछने लगी, तो तूने क्या कहा? सिम्मी बोली, क्या कहती? उनकी हाँ में हाँ मिलाती रही बस। उल्टा बोलती तो वो और गुस्सा हो जाते। लीशा हमम करते हुए बोली, कोई बात नहीं, ये मौका तो चला गया, अब हमें कोई दूसरा मौका ढूंढना पड़ेगा। सिम्मी उदास होकर बोली, अब दूसरा मौका मिलना मुश्किल है।
पापा अब कहीं नहीं जाने देंगे। लीशा बोली, बाहर से ना सही, घर से भागने का प्लान तो बना सकते हैं। सिम्मी हैरानी से लीशा का मुंह देखने लगी तो लीशा ने हल्के से आंख मार दी। दूसरी तरफ राहुल सिम्मी को ना भगा पाने के कारण हताश था। वो कॉलेज गया तो प्रिया उससे सिम्मी के बारे में पूछने लगी। राहुल बोला, कल दिन में मैं सिम्मी से मिला था। प्रिया खुश होते हुए बोली, सच में? कुछ बात हुई? भगा लाया तू उसे? राहुल बोला, कहाँ यार, गया तो था उसे भगाने ही, लेकिन खाली हाथ लौट कर आया। प्रिया पूछने लगी, क्यों? राहुल बोला, अरे अच्छा खासा उसे मॉल से भगा कर ले जा रहा था, लेकिन वीर को पता चल गया। उसने पकड़ लिया हमें। फिर सिम्मी के पापा भी आ गए। वो तो मेरे एनकाउंटर के मूड में थे। प्रिया हैरान होकर बोली, अच्छा, फिर क्या हुआ? राहुल बोला, क्या होता, वीर और सिम्मी दोनों बोलने लगे कि चला जा, वरना अंकल एनकाउंटर कर देंगे। मजबूरी में मुझे भागना पड़ा। प्रिया गुस्से में बोली, वाह, बड़ी बहादुरी का काम किया तूने। अरे अखिल के दुश्मन, जब भाग रहा था तब सिम्मी को साथ लेकर जाता ना। राहुल बोला, अरे कैसे जाता? बोल तो रहा हूं कि सिम्मी के पापा मॉल में आ चुके थे। वो तो वीर ने हमें छुपा लिया, इसलिए उनकी नजर नहीं पड़ी, वरना कल तो मरना तय था। प्रिया सोचते हुए बोली, हम तो वीर तुम्हारी मदद कर रहा था। राहुल बोला, घुया की मदद? उसने ही रोका हमें, वरना कब के भाग जाते। प्रिया बोली, अगर वीर चाहता तो तुम्हें अंकल के सामने भी ला सकता था। सोचो उसने ऐसा क्यों नहीं किया। राहुल बोला, मैं क्या जानूं उसके मन की बात, मैं थोड़ी ना उसके दिमाग में घुसा हुआ हूं। चूहे बिल्ली का खेल खेल रहा है वो, कभी बचाता है कभी फंसाता है। उन दोनों की बात चल रही थी कि तभी कॉलेज की बेल बजने लगी। प्रिया बोली, चल मैं लेक्चर के लिए जा रही हूँ। राहुल बोला, मैं भी चलता हूँ, वैसे ही मूड खराब है, अकेले रहकर भी क्या करूंगा। ये कहकर वो भी प्रिया के साथ पढ़ाई करने चला गया। लेक्चर खत्म होने के बाद सब छात्र उठ ही रहे थे कि तभी नील एक रजिस्टर लेकर वहां आ गया। वो सब छात्रों से बोला, सिट डाउन स्टूडेंट्स, तुम्हारे एनुअल डे के परफॉर्मेंस के रिजल्ट आ गए हैं। सभी छात्र वापस अपनी अपनी सीट पर बैठ गए और नील की अनाउंसमेंट को गौर से सुनने लगे। नील बोला, तो इस क्लासरूम से वीर और सिमरन का कपल डांस फर्स्ट था। सिम्मी के नाम का जिक्र हुआ तो राहुल और प्रिया जोर जोर से ताली बजाने लगे। नील ने हाथ दिखाते हुए सबको बैठने को कहा। तभी प्रिया की नजर उसकी अंगूठी पर पड़ी। वो उस अंगूठी को गौर से देखकर परख रही थी कि ये सामान्य अंगूठी है या सगाई वाली। नील आगे बोला, म्यूजिक में राहुल को बेस्ट गिटार प्लेयर के लिए चुना गया है। स्टूडेंट्स फिर से ताली बजाने लगे तो राहुल खड़े होकर सबका शुक्रिया करने लगा। फिर एक दो स्टूडेंट्स के नाम और अनाउंस हुए और नील सबको बधाई देते हुए क्लासरूम से जाने लगा। तभी प्रिया ने उसे आवाज दी, नील सर। नील ने पलट कर देखा तो प्रिया दौड़ती हुई उसके पास आई और बोली, सर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? नील ने क्या कहा तो प्रिया बोली, सर आपकी रिंग बहुत अच्छी लग रही है। कहाँ से ली? नील बोला, गांव से। प्रिया ओह कहते हुए बोली, वैसे सर ये राशि की अंगूठी है या? उसने बात अधूरी छोड़ दी ताकि नील उसकी बात को पूरा करे। नील बोला, नहीं राशि वाली नहीं है। प्रिया उसे टटोलते हुए पूछने लगी, तो कैसी वाली है फिर? नील प्रिया को घूरते हुए बोला, तुम्हें कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं हो रही अंगूठी में? कल परसों तुम पढ़ाई के लिए टेंशन में थी, आज अंगूठी के लिए परेशान हो। नील ने थोड़े सख्त लहजे में कहा, लेकिन फिर उससे खुद ही अपनी गलती पर अफसोस होने लगा। प्रिया खिसियाकर बोली, सॉरी सर, आपको बुरा लगा हो तो। एक्चुअली मुझे रिंग पहनने का बहुत शौक है, आपकी अच्छी लग रही थी तो सोचा पूछ लूं। आपको बुरा लगा हो तो सॉरी। नील शांत होते हुए बोला, नो आई एम सॉरी, मैं थोड़ा रुडली बोल गया। एक्चुअली ये मेरी एंगेजमेंट रिंग है, तो मुझे पता नहीं कि कहाँ से ली है। प्रिया ने नील की सगाई की बात सुनकर तो उसका चेहरा फीका पड़ गया और होंठ सूख गए। आंखें यकायकी भर आई तो प्रिया ने रुमाल नीचे गिरा दिया और उठाने के बहाने नीचे झुककर उसने अपने आंसुओं को पोंछ लिया। फिर कृत्रिम मुस्कान लिए बोली, आपकी सगाई हो गई और बताया भी नहीं। बाय द वे कांग्रेट्स। उसने हाथ आगे बढ़ाया तो नील ने हाथ मिलाते हुए थैंक्स कहा। वो बोला, मैं सिर्फ लड़की देखने गांव गया था, लेकिन घरवालों को लड़की इतनी पसंद आई कि उन्होंने सगाई करवा कर ही भेजा। प्रिया बड़े भारी मन से अच्छा ही कह पाए तो नील बोला, उन्हें डर था कि कहीं मैं शहर में कोई लड़की ना ढूंढ लूं, इसलिए सगाई करवा कर भेजा। ये कहते हुए नील हंस पड़ा। उसकी हंसी प्रिया के हृदय को अंदर तक बेंध गई। हालांकि वो नील को खुश देखकर दुखी नहीं थी, लेकिन नील की खुशी का कारण कोई और लड़की है, ये सोचकर उसका दिल डूबा जा रहा था। फिर नील उसे बाय बोलकर चला गया और प्रिया खुद को संभालते हुए वॉशरूम में गई और वहां जाकर फूट फूट कर रोने लगी। अगले दिन से सिम्मी के घर डेकोरेशन का काम शुरू हो गया। सिम्मी सुबह सोकर उठी तो डेकोरेशन वाले घर की सजावट कर रहे थे। लीशा भी सबके साथ मिलकर काम करवा रही थी। सिम्मी ने नीचे आकर देखा तो लीशा बोली, अच्छा सिम्मी देखना, ये गुलदस्ता कैसा लग रहा? सिम्मी ने अपनी मां के सामने होने के कारण मजबूरी में बोल दिया, अच्छा लग रहा है।
लीशा डेकोरेशन वालों से बोली, ऐसे ही गुलदस्ते सीढ़ियों पर लाइन से लगाना, हाँ घर अच्छा लगेगा। लीशा बेजी थी तो सिम्मी उसे खींचकर साइड ले गई और दबी आवाज में बोली, क्या कर रही है? भागने की प्लानिंग करने की बजाय तू यहाँ मेरी विदाई की तैयारी करवा रही है। लीशा शशिश करते हुए उससे बोली, धीरे बोल, कोई सुन लेगा। मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है। अभी तू भी यहाँ काम में लग, मैं अपनी प्लानिंग बाद में बताऊंगी। लीशा के कहने पर सिम्मी बेमन से कामों में लग गई। दिन में लंच के दौरान सभी आपस में बात कर रहे थे। लीशा और उसकी मां सिम्मी के ससुराल वालों को गिफ्ट देने से संबंधित बात कर रहे थे। अधिराज और सुवर्णा जी भी खाते हुए उनकी बातें सुन रहे थे। सुजाता मासी कह रही थी, मेरे ख्याल से समधी और समधन को भी कुछ कीमती गिफ्ट देना चाहिए। समधन जी के लिए हीरो का हार कैसा रहेगा? लीशा बोली, और आकाश के पापा के लिए गोल्डन वॉच डायमंड जड़ी हुई। अंकल जी खुश हो जाएंगे। सुजाता जी बोली, और इससे उन पर आपकी हैसियत का भी प्रभाव पड़ेगा। सब इस बारे में चर्चा कर रहे थे तो सिम्मी लीशा को अकेले में बात करने के लिए इशारा करने लगी। लीशा उसे आंख दिखाकर चुप रहने का इशारा करने लगी तो सिम्मी ने उसका ध्यान खींचने के लिए अपने पैर से उसके पैर पर हल्के से लात मारी। लीशा ने सिम्मी के पैर को फील किया तो वो फिर से आंख दिखाने लगी। तभी सिम्मी ने फिर से लीशा को पैर लगाया तो इस बार पैर उसके बगल में बैठे वीर के पैर में लगा। वीर एकदम खाते खाते रुक गया और उसे खांसी उठने लगी। सुजाता जी ने उसे पानी का गिलास दिया और बोली, आराम से, कहीं जाने की जल्दी नहीं है। वीर फिर से लंच करने लगा तो उसे फिर से पैर छूने का एहसास हुआ। वो देखने लगा कि कौन ऐसा कर सकता है। घर के बड़े तो ये सब नहीं करेंगे, वो जानता था। बाकी थे सिम्मी और लीशा, तो वो बारी बारी दोनों की शक्लें देखने लगा। सिम्मी उस वक्त अपने पिता की ओर देख रही थी तो वीर को लगा कि लीशा उसे पैर लगा रही है। कुछ देर बाद लंच खत्म हुआ तो सब उठकर जाने लगे। लीशा बोली, सुबह से काम में लगे हैं, बहुत थकान हो गई, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। सुवर्णा जी बोली, हाँ हाँ बेटा, थोड़ी देर आराम करो, शाम को डिजाइनर आएगी तब नीचे आ जाना। लीशा सिम्मी से बोली, चल सिम्मी, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। सिम्मी इसी मौके का इंतजार कर रही थी तो वो फटाफट अपने कमरे की ओर चली गई जबकि लीशा चॉकलेट लेने के लिए किचन की ओर चली गई। वो किचन से लौट रही थी तो वीर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। लीशा उसे घूरते हुए बोली, व्हाट? वीर तीखे शब्दों में बोला, क्या बदतमीजी है? लीशा हैरानी से उसे देखती हुई बोली, क्या? वीर बोला, लंच टेबल पर क्या कर रही थी तुम? लीशा अनजान सी बोली, क्या कर रही थी? खाना खा रही थी और क्या? वीर बोला, मेरे पैर को क्यों टच कर रही थी? पैर छूने का इतना ही मन है तो अब छू लो, तुम्हारे सामने ही खड़ा हूं। लीशा समझ गई कि वीर को सिम्मी का पैर लगा और ये समझ रहा है कि वो मैं थी। वो सिम्मी को बचाने के लिए बोली, हाँ तो क्या हुआ, पैर लग गया तो? वीर उसकी बेपरवाही पर हैरान था। वो बोला, क्या हुआ? मतलब तुम जानबूझकर कर रही थी? लीशा बोली, ओह कम ऑन, मैं क्यों टच करूंगी तुमको? गलती से लग गया होगा। वीर सख्त लहजे में बोला, गलती से नहीं लगा था ओके। तुम जानबूझकर लगातार मेरे पैर को गलत तरीके से टच कर रही थी। दिखने में तो पढ़ी लिखी लगती हो, हरकतें सुधारो अपनी। ये कहकर वीर वहां से चला गया जबकि लीशा मुंह बिचकाए सिम्मी के रूम में चली गई। उसने सिम्मी को भी इस बारे में बताया तो सिम्मी बोली, अरे वो बाकी लड़कों जैसा नहीं है, उसे ये सब पसंद नहीं है, वो सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है। लीशा बोली, ये तो कुछ ज्यादा ही सख्त लौंडा है। सिम्मी बोली, उसकी छोड़, मेरी सुन, क्या प्लान है तेरा, भगाएगी या विदाई करके ही मानेगी? सुबह से ऐसे तैयारी में लगी है कि मुझे भी अब शक होने लगा है कि तू मेरी साइड है कि घर वालों की। लीशा बोली, हाँ तुझे तो यही लगेगा। मैं हर एंगल से सोच रही हूँ कि कैसे तुझे भगाया जा सके, लेकिन तू उल्टा मुझ पर ही शक कर रही है। ये कहते हुए उसे मुंह बना लिया। सिम्मी उसे मनाते हुए बोली, अच्छा सॉरी, चल बता ना कुछ, मुझे टेंशन हो रही है। 3 दिन में शादी है और मैं अब भी यही हूँ। लीशा बोली, तो सुन, घर में डेकोरेशन चल रही है। मैंने जानबूझकर डेकोरेटर्स को इतना काम बता दिया है कि वो कल भी काम करने आएंगे। आज काम कम था, कल ज्यादा होगा। परसों हल्दी मेहंदी की रस्म है तो वो सारे काम कल निपटाने की कोशिश करेंगे। काम ज्यादा होगा तो घर में भीड़ भाड़ का माहौल रहेगा। फिर तू जानती है कि क्या करना है। उसने आंखें मटकाते हुए कहा। सिम्मी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठी और बोली, नॉट बैड, शार्प माइंड है बेटा तू। लीशा इतराते हुए बोली, वो तो मैं हूं खैर। उस दिन शाम को डिजाइनर सिम्मी के कपड़े लेकर आए और उसे ट्राई करने के लिए कहने लगी। सिम्मी अपने कमरे में कपड़े ट्राई कर रही थी तो घर की सभी महिलाएं उसे देख रही थी। सिम्मी को लाल जोड़े में देखकर सुवर्णा जी की आंखें भर आई और वो अपने आंसू पोंछने लगी। मासी ने सुवर्णा जी को भावुक होते देखा तो उसके कंधे थपथपाकर उसे हौसला देने लगी। रात को सिम्मी ने फिर से राहुल को फोन किया और उससे बात करने लगी। वो बोली, अच्छा सुनो, कल मैं फिर से भागने का ट्राई करने वाली हूँ। तुम बाइक लेकर घर के आसपास रहना, मैं लोगों के बीच से बचकर भागूंगी।
राहुल बोला, ठीक है, कल ढंग से प्लानिंग करके भागना, फिर पता नहीं हमें चांस मिले या न मिले। वो राहुल से बात कर ही रही थी कि तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। सिम्मी ने हड़बड़ाकर फोन काट दिया और लीशा को देने लगी। फिर वो दरवाजा खोलने गई तो वीर उसके सामने था। वीर लीशा से बोला, लीशा तुम्हारा फोन देना जरा। लीशा चौंक कर बोली, मेरा फोन? क्यों? वीर बोला, कुछ काम है, 1 मिनट देना। वीर उससे फोन मांगने लगा तो लीशा और सिम्मी दोनों के माथे पर बल पड़ गए। वीर ने लीशा से उसका फोन मांगा तो लीशा ने घबराते हुए उसे फोन दे दिया। फिर वीर लीशा के फोन से अपनी मां को कॉल करने लगा और कमरे से बाहर जाते हुए उनसे बात करने लगा। उसके जाते ही लीशा और सिम्मी कमरे से बाहर आए और उसे बात करते हुए सुनने लगी। वीर अपनी मां से कह रहा था, मां मेरा फोन में पानी चला गया, इसलिए दूसरे नंबर से कॉल कर रहा हूं। अच्छा तुम कब आ रही हो फिर? आशा जी ने कहा, बेटा हम शादी से 1 दिन पहले पहुंच जाएंगे, तू हमें लेने स्टेशन पर आ जाना। मां से बात होने के बाद वीर ने लीशा को फोन लौटा दिया और बोला, थैंक्स, एक्चुअली मेरा फोन खराब हो गया था, चावलों के बीच रखा है, शायद कल तक ठीक हो जाए। लीशा मुंह बनाते हुए बोली, चावलों के बीच पकाने रखा है क्या? वीर हंसते हुए बोला, नहीं, चावलों के बीच रखने से फोन का मॉइस्चर खत्म हो जाता है। लीशा भौहें उचकाती हुई बोली, तुम और तुम्हारे घरेलू नुस्खे। ये कहकर वो फोन लेकर अंदर आ गई। वीर के जाने के बाद सिम्मी पूछने लगी, उसने पता चल गया होगा ना, हमने राहुल से बात की। लीशा बोली, कैसे पता चलेगा? मैंने कॉल हिस्ट्री डिलीट कर दी थी। वैसे भी मेरे फोन में लॉक है, वो मेरी मर्जी के बिना कोई चीज खोलकर नहीं देख सकता। लीशा की बात सुनकर सिम्मी को राहत मिली और फिर दोनों बहनें सोने चली गई। अगली सुबह लीशा की प्लानिंग के मुताबिक डेकोरेशन वाले आए। आज काम ज्यादा था तो वो अपने साथ कुछ हेल्प भी लेकर आए थे। सिम्मी उन सबको देखकर बोली, इनके बीच से कैसे भागूंगी, कहीं किसी ने देख लिया तो? लीशा बोली, उसका जुगाड़ है मेरे पास। ये कहकर वो काम के बहाने नीचे गई और कॉफी लेकर घूमने लगी। फिर वो जानबूझकर एक लड़की से टकरा गई और अपनी कॉफी उसके ऊपर गिरा दी। फिर सॉरी बोलने का नाटक करते हुए बोली, आप एक काम कीजिए, ये टी शर्ट बदल लीजिए। चलिए मैं आपको दूसरी टी शर्ट देती हूँ। ये कहकर लीशा उस लड़की को सिम्मी के कमरे में ले गई और उसे बदलने के लिए दूसरी टी शर्ट देने लगी। वो लड़की अपनी की स्टाफ वाली टी शर्ट लेकर जाने लगी तो लीशा बोली, इसे यहीं रख दो, मैं लॉन्ड्री में धुलवा कर तुम्हें दे दूंगी। उस लड़की ने लीशा को थैंक्स कहा और फिर नीचे जाकर डेकोरेशन के काम में लग गई। उसके जाते ही सिम्मी ने वो टी शर्ट पानी में डुबाए और उसे धोकर सुखाने लगी। लीशा उसे ब्लोअर से सुखाते हुए बोली, तू ये टी शर्ट पहन और सिर पर एक कैप लगा, फिर सबके बीच से निकल जाना। सिम्मी सशंकित होकर पूछने लगी, और किसी घरवाले ने देख लिया तो? लीशा बोली, घर वालों को मैं बिजी रखूंगी, तू इन कपड़ों में निकल जाना, चाहे तो चेहरा छुपाने के लिए एक गुलदस्ता लेकर जाना। सिम्मी को लीशा का आइडिया पसंद आया तो वो फटाफट जीन्स और स्टाफ वाली टी शर्ट पहनकर तैयार हो गई। फिर उसने चेहरा छुपाने के लिए एक कैप लगाए और आंखों पर चश्मा चढ़ाकर लीशा से पूछने लगी, पहचान में आ रही हूं क्या? लीशा उसे नीचे से ऊपर तक देखते हुए बोली, पहली नजर में तो नहीं, लेकिन गौर से देखने पर कोई भी पहचान लेगा। तू गुलदस्ता या डेकोरेशन का कुछ सामान लेकर चेहरा छुपा लेना, फिर कोई नहीं पहचानेगा। लीशा के कहे मुताबिक सिम्मी चेहरा छुपाते हुए कमरे से बाहर आ गई। उस वक्त सुवर्णा और मासी जी नौकरों को काम बताने में लगी हुई थी। लीशा सिम्मी को ऑल द बेस्ट बोलकर नीचे चली गई और डेकोरेशन दिखाने के बहाने सुवर्णा और मासी को एक साइड ले गई। उनके वहां से जाते ही सिम्मी तेजी से सीढ़ी उतरते हुए नीचे आई और यहां वहां देखने लगी। इस वक्त घर का कोई भी शख्स वहां नहीं था तो सिम्मी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। वहां उसे उसके पिता बाहर खड़े दिख गए तो वो एक पर्दे के पीछे छुप गई। कुछ देर में अधिराज जी फोन में बात करने लगे तो सिम्मी ने फूलों से भरा एक थैला उठाया और अपना चेहरा उसके पीछे छुपाते हुए अपने पिता के पीछे से निकलकर भागने की कोशिश करने लगी। वो अधिराज जी के पीछे से जा ही रही थी कि तभी वीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लिया और पर्दे के पीछे ले आया। सिम्मी कुछ बोलती उससे पहले ही वीर ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। वो धीमी आवाज में बोला, क्या कर रही थी तुम? सिम्मी भी दबी आवाज में बोली, तुमसे मतलब? वीर बोला, ठीक है फिर अधिराज सर को बताना, उनसे तो मतलब है ना। ये कहकर वो जाने लगा तो सिम्मी ने वीर का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। वीर पूछने लगा, फिर से भागने वाली थी ना? सिम्मी नजरें फेर कर खड़ी हो गई तो वीर बोला, चलो जाओ अंदर जाओ, सर की नजर पड़ गई तो फिर से तमाशा हो जाएगा, गो इनसाइड। सिम्मी मुंह बनाते हुए अंदर जाने का नाटक करने लगी जबकि वो वही दरवाजे के पीछे छुपी हुई थी। फिर वीर भी अधिराज जी के साथ घर के कामों में मदद करवाने लगा। उन दोनों को काम में लगा देखकर सिम्मी सोचने लगी कि थोड़ी देर वेट करती हूँ, जैसे ही ये दोनों यहाँ से हटेंगे मैं फिर से निकल लूंगी। कुछ देर छुपे रहने के बाद वो फिर से बाहर नजर मारने लगी। अब रास्ता साफ था तो वो तेजी से घर के लॉन से होते हुए मेन गेट की तरफ जाने लगी। वहां वॉचमैन ने उसे रोक लिया और बोला, कहाँ जा रही हो?
सिम्मी चेहरा छुपाते हुए बोली, डेकोरेशन का सामान कम पड़ गया है, वही लेने जा रही हूँ। वॉचमैन को लगा कि स्टाफ वाली होगी, तो उसने सिम्मी को जाने दिया। मेन गेट से निकलते समय उसने एक नजर पलट कर देखा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। इस वक्त घरवाला कोई भी बाहर नहीं था, तो सिम्मी खुश होकर सड़क की ओर तेजी से जाने लगी। कुछ दूरी पर उसे राहुल बाइक में बैठा दिखा, तो वो भागते हुए उसकी बाइक के पास गई और राहुल के पीछे बैठती हुई बोली, बाइक स्टार्ट करो फास्ट। तभी बाइक स्टार्ट हुई और सिम्मी बाइक पर बैठकर भाग गई। दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना कि वीर और अधिराज सिम्मी को पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे कि राहुल के साथ भाग जाएगी।